अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। एक FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने का खदशा, और इसी खदशे पे हमने देखा कि मार्केट आज काफ़ी डिप्रेसिंग नोट पर बंद हुई। लगभग 659 पॉइंट्स के कमी के साथ 40,978 पे बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ। कुल 350 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 56 कंपनीज पॉजिटिव, ओनली 56 कंपनीज जो है वो आज क्लोज हुई पॉजिटिव साइड पे, जबकि 274 कंपनीज आज डिक्लाइनिंग साइड पे देखी गई। 20 बगैर किसी तब्दीली के बंद हुए। आज मार्केट का वॉल्यूम 331 मिलियन शेयर लगभग। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो आज रिलेटिवली अच्छा वॉल्यूम 33 करोड़ शेयर जो आज ट्रेड हुए, और इनकी वैल्यू भी जो है वो 11 अरब और 90 करोड़ रुपए रही। दूसरी जानिब KHI स्टॉक्स चलते हैं और वहां देखेंगे कि KHI स्टॉक्स में ब्रिंडेक्स 100 की कारकर्दगी क्या रही। 84 पॉइंट्स की कमी के साथ 4370 पॉइंट्स के ऊपर ब्रिंडेक्स 100 आज क्लोज हुआ, जबकि 140 मिलियन शेयर्स आज ब्रिंडेक्स में भी ट्रेड हुए। जो जाहिर है कि एक प्रेशर जो है वो मार्केट के ऊपर इस वक्त FATF के इजलास का है, और FATF के इजलास पे भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर शमशाद अख्तर जो है इस वक्त पाकिस्तान को डिफेंड करेंगी। 24 से 29 जून तक का जो इजलास है, इसमें डॉक्टर शमशाद अख्तर निगरा वजीर खजाना पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वहाँ पर डिफेंड करेंगी। और भी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जायजा लेंगे आज की अहम बिजनेस स्टोरीज का। माहिरीन के मुताबिक 30 जून 2018 को खत्म होने वाली टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मद में $70 करोड़ तक टैक्स जमा होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक FBR को इस मद में 23 जून तक $46 करोड़ टैक्स वसूली की। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स एमनेस्टी स्कीम से $4 अरब की तवक्का कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इस एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी से कबल यौमिया 1 से 2 डिक्लेरेशन होती थी, ताहम सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद यौमिया औसत 40 डिक्लेरेशन देखने में आ रही हैं। निगरां वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर दीगर आला हुक्काम के साथ पेरिस में 24 से 29 जून तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में पाकिस्तान के मौक़िफ़ का दिफा करेंगी। डॉक्टर शमशाद अख्तर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की बेखनी के लिए इक़दाम से आगाह करेंगी। खदशा है कि पाकिस्तान को FATF की सो कॉल्ड ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जिसका इंदिया रवां साल फरवरी के इजलास में दिया गया था। देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान क्या रिव्यू प्लान पेश करती है। और सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की लेबर एक्सपोर्ट में मार्च 2016 से कमी का सिलसिला जारी है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक लेबर एक्सपोर्ट डेटा इंतहाई मायूस कुन रहा। रवा माली साल के 10 माह में सऊदीया के लिए लेबर माइग्रेशन में 53% कमी देखी गई। सऊदी अरब में टैक्स के निफाज और प्राइवेट कंपनियों पर शरह टैक्स में इजाफे समेत दीगर इक़दामात से गैर मुल्की बाशिंदे शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं और बड़ी तादाद में वतन वापस पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शन की गहमा गहमी, और इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने कराची में ताजिरों और सनतकारों से मुलाकात की, और इस मुलाकात में उन्होंने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से डॉलर की कदर को मुस्तहकम रखने के फैसले को गलत करार दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, बताइएगा इस मुलाकात में क्या रहा और क्या कहना था ताजिरों से खिताब में शहबाज शरीफ का। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने कराची में FCCI में ताजिरों और सनतकारों से मुलाकात की, जिसमें उनका कहना था कि ताजिरों की भलाई के लिए आइंदा वो इक़दाम करेंगे। वो कराची में जो है वो एक अमन का पैगाम लेकर आए हैं, कराची वालों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। कराची में वो पानी का मसला हल कर देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो मुस्लिम लीग नून के 5 साल का दौर इक़्तिदार था उसके ऊपर भी रोशनी डाली। इसके अंदर उन्होंने न सिर्फ अमन अमान बेहतर होने की बात की, बल्कि उन्होंने तवानाई के बदतरीन बहरान के खात्मे की भी खुशखबरी सुनाई। ताजिरों सनतकारों ने उनसे शिकायत की कि इसहाक डार ने साबिक वजीर खजाना ने डॉलर को जानबूझकर एक ही जगह पर मुंजमद रखा, जिससे बरामदात को नुकसान पहुंचा, मुल्क की मैशत भी काफ़ी मुतासिर हुई। इसके जवाब में शहबाज शरीफ का कहना था कि डॉलर को जो मुंजमद रखा गया वो मानते हैं कि गलती हुई, लेकिन बरामदात में उसी वक्त इजाफा मुमकिन था जब इंडस्ट्री की पैदावार सरप्लस होती। तो उनका कहना था कि कराची वाले उनको एक मौका और दें, अगर उनको मौका मिला तो वो कराची में ताजिरों सनतकारों के मसाइल हल कर देंगे।
इलेक्शन की गहमा गहमी और शहबाज शरीफ इस पर कराची में, जहां पे उन्होंने कहा जो इसाक डार की पॉलिसी थी डॉलर को स्टेबल रखने की, आर्टिफिशियली स्टेबल रखने की, वो गलत थी। बहरहाल बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ और आज की मार्केट जिसमें तकरीबन 659 पॉइंट से डाउन रही और FATF का इजलास, इस हवाले से पाकिस्तान पर मुमकिन क्या खदशात हैं। साद हाशमी चीफ इकोनॉमिस्ट टॉप लाइन सिक्योरिटीज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साद हाशमी, आज आपकी तरफ से भी एक पेपर आया और उसमें इसका जायजा लिया गया है इस ग्रे लिस्ट के हवाले से। पहले पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात की जा रही थी, देन फरवरी में बात हुई कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जबकि निगरां वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर डिफेंड करेंगी पाकिस्तान के मौक़िफ़ का। आपकी रिपोर्ट का क्या कहना है, क्या एनालिसिस है आपका इस इजलास के हवाले से और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के हवाले से? जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, इसमें पाकिस्तान जो है ये समझते अनऑफिशियली तो ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। ये तो जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर इस्माइल, उन्होंने भी ये बात कह दी है टीवी पे और ऑन पब्लिक फोरम, और हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक ये ऑफिशियली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अच्छा, अब इसको देखना, इसको समझने के लिए जो फैटफ है FATF, उसकी होती है एक वॉच लिस्ट जिसमें है कुल 10 कंट्रीज। अच्छा, उस वॉच लिस्ट में देयर इज दो की डिफरेंशिएशन होती है। एक होती है कि जिसमें एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज है जिसमें डेफिशिएंसी है, बट उन्होंने शो किया है कि वो इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने नेसेसरी इक़दाम किए हैं। एक तो वो लिस्ट होती है जिसको कहते हैं ग्रे लिस्ट, जिसमें हम ऑलरेडी हैं और जिसमें हम ऑफिशियली इंक्लूड हो जाएंगे, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अच्छा, दूसरी एक लिस्ट होती है जिसमें वो कहते हैं कि कॉल फॉर एक्शन, जिसमें कंट्रीज जो हैं दे हैव सीरियस डेफिशिएंसीज एंड आर डूइंग नथिंग, और रादर से उन्होंने कोई प्लान नहीं सबमिट किया अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, जिसमें जो है वो 2 कंट्रीज हैं विच इज ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। तो ये जो ब्लैक लिस्ट होने की बात है, ये हमारे हिसाब से क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक प्लान सबमिट कर दिया है, जैसे कि FCCP ने भी रूल्स नोटिफाई किए हैं, स्टेट बैंक भी इस पे काम कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर भी वोकली इस पे काम कर रहे हैं, तो हमें लगता नहीं कि पाकिस्तान का ग्रीन लिस्ट में इंक्लूजन के कोई चांस बनता है, क्योंकि हमने शो किया है कि वी आर वर्किंग, कि हम जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं और फैक्टर्स के मुताबिक हम उनको खत्म करने का पूरा हम इरादा रखते हैं। तो इस हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये ब्लैक लिस्ट होने के बहुत कम चांस है, ग्रे लिस्ट में हम इस एंड ऑफ दिस वीक आ जाएंगे और फिर अच्छा, ऑफिशियली अभी तो अनऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली अगर ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं तो फिर आपकी इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या पड़ेगा, FDIs के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और किस तरह की एक मतलब मईशत पे बुरा असर किस मायने में पड़ सकता है? ये देखें, ये तो चीज हमारे हिसाब से ऑलरेडी हो गई है, तो हम तो समझते हैं कि अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है और उन 10 कंट्रीज के बजाय 11 कंट्रीज हो जाती हैं, अज्यूमिंग के बाकी कंट्रीज भी वही रहती हैं, तो ये एक ऑन द फेस ऑफ इट एक नेगेटिव डेवलपमेंट होगी, बट एज सच इससे कोई बज़ाहिर, क्योंकि ऑलरेडी एक सैवी इन्वेस्टर को पता है कि ये तो चीज हो चुकी है, तो हमें लगता नहीं कि हाँ कि कोई इसका परमानेंट इम्पैक्ट होगा। और हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो पाकिस्तान आप लाइन पे मौजूद हैं? एक बार फिर कोशिश करते हैं साद हाशमी से बात करने की। नाज़रीन, इस वक्त जो कहा जा रहा है कि अनऑफिशियली पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट पे मौजूद है और उन कंट्रीज में जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इंसदाद जो टेरर फाइनेंसिंग है और उसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके ऊपर काबू पाने के लिए बाकायदा प्लान पेश किया और पाकिस्तान जो है वो बहुत इसके ऊपर काम भी कर रहा है और यही सारी चीज़ें जो इंशाअल्लाह ताला जाके कन्विंस कर लेंगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जबकि जो ब्लैक लिस्ट है उसमें इम्कान नहीं कि पाकिस्तान साथ। आज जो घबराहट रही मार्केट में वो इसी हवाले से रही है, FATF के मुमकिन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के हवाले से। देखिए, वो तो बैकग्राउंड में कुछ टाइम से चल ही रहा है, वो तो समझने कुछ वो तो जब से FATF का इशू आया है, ये तो काफी टाइम से है। मार्केट जिटरी है ज्यादा, आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, एक्सटर्नल अकाउंट सिचुएशन है,
आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो $2 अरब का पिछले 2 महीने पोस्ट हुआ है, अभी ये सस्टेनेबल है नहीं, तो उसको देखते हुए मार्केट जित रही है ज्यादा मेरे ख्याल से, रादर देन से। अच्छा, व्हाट अबाउट डॉलर रुपी पैरिटी, ये कितना कंफ्यूज कर रही है इस वक्त, क्योंकि जाहिर है कि अब इसके ऊपर हर तरफ से कोशिश की जा रही है इसको रोकने की, और फ्री मार्केट मैकेनिज्म के हवाले से बात करें तो कुछ समझ में आ रहा है मार्केट फोर्सेस कहाँ इसको लेके जा रही हैं? देखिए, हमने तो एस्टिमेट ये किया है कि अगर हम किताबी उसूलों से चले और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखा जाए तो जो पाक रुपी है ये कोई 130-131 तक होना चाहिए, 131 रुपए तक, बेस्ड ऑन ट्रेडिंग पार्टनर, अज्यूमिंग कि आपका जो रियर इंडेक्स को हम 100 पे, अगर बाकी करेंसीज वहीं रहती हैं, हम अपनी ट्रेड कंपैरेटिवनेस के हिसाब से बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, ये जी ऐसे ही बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, मतलब ये तो एज ऑफ टुडे अगर हमने इंडेक्स को कैलकुलेट किया है, अच्छा। वो पाकिस्तान का रेयर जो है वो 110 है, और अगर 100 पे हुकूमत को लाना है इसको तो 130-131 का डॉलर रेट होना चाहिए। अब ये इसके पीछे भी अजम्पशंस हैं, इसके पीछे काफी सारी चीजें हैं, तो मतलब अब अगर 2008 के हम क्राइसिस को देखें तो उस टाइम पे ये इंडेक्स 90 तक चला गया था। तो मकसद ये कि डिवैल्यूएशन जो हुई थी वो काफी जोरों से ज्यादा आप कह सकते हैं हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि वो तो फिर आपकी जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया था। तो अब ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस इंडेक्स को देखते हुए 130-131 का लेवल समझ में आता है, उससे ज्यादा जो है वो फिर हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद है इस वक्त डॉक्टर अशफाक हसन खान, साबिक मुशीर खजाना भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बात करेंगे इस वक्त हम जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम और जो कि 30 जून को वाली है, इसमें अब तक जो खबरें हैं वो ये कि तकरीबन 40 करोड़ डॉलर जो है मिले हैं और 70 करोड़ डॉलर तक जो है आपको मिल सकते हैं, लेकिन FBR जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ FBR समझता है कि 4 अरब डॉलर जो है आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप कितने मुत्तफिक हैं और कितने आप समझते हैं कि इतना आसान होगा ये हमारे इतने $4 बिलियन के जो एक ऑप्टिमिस्टिक फिगर है, इसको अप्रोच करना, इसको कंप्लीट करना, मुकम्मल करना? देखिए, मैं तो अल्लाह से दुआ है कि वाकई कामयाबी हो जाए। $4 बिलियन हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है और ये हमें मिले यहाँ पर, बिल्कुल, लेकिन लगता नहीं है। देखें, आज हो गया 25 तारीख, 5 दिन और रहते हैं। 5 दिन में आप ये देखें कि अगर 4 बिलियन जैसे डॉलर आपने कहा कि FBR एक्सपेक्ट कर रहा है, अब तक मेरे इत्तला के मुताबिक $46 मिलियन के करीब गालिबन आए हैं जी। मेरी इत्तला गलत भी हो सकती है, लेकिन यही इत्तला है। तो अब आप खुद सोचें कि 4 बिलियन इस 5 दिनों में कैसे आ जाएगा। अगर इतना डॉलर आ रहा होगा तो एक तो क्राइसिस हो जाएगा हमारी मार्केट में भी। हमारी छोटी सी मार्केट है तो वो भी हलचल मचा देगी। अच्छा, तो ये कुछ आज के कहीं अंग्रेजी अखबारों में कहीं एक कोट हुआ है कि शायद इलीगली FBR ने 2-3 चीज़ें जो हैं इसमें अमेंड की हैं, तरमीम की हैं, जिसमें बात की जा रही थी कि एक्सक्लूड द इनकम अर्न ड्यूरिंग द करंट फिस्कल ईयर, साथ ही साथ चेंजेस इन वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन एसेट्स, और तीसरी चीज़ कि मुशर्रफ एरा के जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक अंग्रेजी अखबार में आज आया जिससे काफ़ी कन्फ्यूजन फैली, जबकि FBR के जो लोग हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं और कल तक सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। और जो लोग इस स्कीम में शामिल थे, जो इसके मास्टरमाइंड समझे जाते हैं, सब ने इसकी तरदीद की है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा कुछ नहीं है, ये कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है इस वक्त? देखिए, ये मैंने भी पढ़ा है, इस अखबार के हेडलाइन लगी हुई है ये, और जिस शख्स ने ये स्टोरी लगाई है वो बहुत क्रेडिबल है मेरे नज़दीक। लिहाजा मैं उसको इस तरीके से तो नहीं कहूँगा कि ये उसने अपने तौर पे लगा दी है और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लगाई है। वो इस किस्म का वो जर्नलिस्ट नहीं है जो ये जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और हमें भी ये कहा गया कि कल तक वेट करें, कल तक सूरत हाल जो है वो तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इस किस्म की चीजें जब आती हैं तो उनके अपने स्कीम के लिए नुकसानदेह हैं। लिहाजा उनको इमीडिएटली, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज FBR के जो स्पोक्स पर्सन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको क्लियर कर रहे होंगे ताकि आज का दिन भी जाया ना हो जाए। लिहाजा अब अगर कहा गया है कि कल तक इंतजार करें तो इसमें कुछ सदाकत तो होगी ना। अगर ये आउटराइट गलत खबर होती तो आज FBR के जो हैं तर्जुमान वो इस वक्त उसके सामने बैठे हुए होते और क्लैरिफाई कर रहे होते कि ये गलत खबर लगी हुई है।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई गलत खबर है। जब भी उन्होंने कहा कि आप थोड़ा इंतजार कर लें कल तक। चलिए देख लेते हैं इस इंतजार में क्या होगा। साद हाशमी से सर, साद हाशमी से भी जानना चाहेंगे। साद हाशमी, $4 बिलियन क्या वाकई इतना एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, बल्कि ओवर जो यहाँ पे एस्टीम किया जा रहा है इस फिगर को? तो वो काफी ज्यादा, अगर हम कंपेयर भी करें इंडोनेशिया से विच इज 3 टाइम्स पाकिस्तान, तो वहां से 10 अरब आए थे और वो 9 महीने चली थी इसकी। तो ये तो कुछ दिनों की स्कीम है और हमारी 1/3 इकोनॉमी है, तो 4 बिलियन तो नजर नहीं आता। ये तो बहुत ही ज्यादा नंबर है। इसका आधा भी आ जाए, आधे से भी कम ही आप मतलब एक्सपेक्ट करना भी, वो भी आई थिंक काफी पॉपुलर। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जाहिर है कि पाकिस्तान का केस इस वक्त जो है डॉक्टर शमशाद अख्तर लड़ेंगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालने का इम्कान है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, पाकिस्तान तो पहले भी ग्रे लिस्ट में रहा है और तकरीबन लाइफ हमारे नॉर्मल चलती रही है, कोई इशू नहीं था। खतरा तो ये था ना कि हमने जो इकदाम करने थे ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, वो उसने गालिबन नहीं किया था, इसलिए हमें उन्होंने मौका दिया, अदरवाइज वो हमें ब्लैक लिस्ट कर सकते थे। तो ग्रे लिस्ट में तो हम रहेंगे, क्योंकि गालिबन यही कंटिन्यू करेगा जो ग्रे लिस्ट है, हम ब्लैक लिस्ट में शायद ना जाएं। अब ये डिपेंड करता है, रजिस्ट्रेशन तकरीबन शुरू हो चुका है वहां पर, और देखें कि तैयारी करके गए हैं। वैसे तो लगता है कि कुछ तैयारी हुई है और शायद हमारे लिए कोई बेहतरी हो इसमें। वी होप सो। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई सूरत हाल बेहतर बीच की निकले। बहुत बहुत शुक्रिया साद हाशमी और डॉक्टर अशफाक हसन खान, माहिर जो एक्सपर्ट हैं इस वक्त इकॉनमी के और साबिक मुशीर ख़जाना भी। और इस वक्त कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है स्टिल ग्रे लिस्ट में रहेगा, ऑफिशियली ग्रे लिस्ट में रहेगा, और नहीं आना चाहिए पाकिस्तान को किसी भी तरीके से ब्लैक लिस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान में वाकई बहुत कॉन्क्रीट जो है वो काम किए गए, न सिर्फ दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के हवाले से, बल्कि हमने देखा कि ज़र्ब-ए-अज़्ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और तमाम चीज़ें पाकिस्तान में ही हुई और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की एक भारी कीमत अदा की है। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। जब से पीएमएल नवाज़ की गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म हुआ 31 मई को, उसके बाद से लोड शेडिंग ने एक शिद्दत इख्तियार कर ली थी, जो पीक कर गई थी ड्यूरिंग रमज़ान, स्पेशली द लास्ट डेज़। और एक वक्त में तो 8000 मेगावाट का शॉर्टफॉल था, जो कि पीबीपी के वक्त में होता था और जो रिसेंट मंथ्स में नहीं देखा गया। इसकी क्या वजह थी, इसको डिस्कस करेंगे हम आज। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं ताहिर बशारत चीमा साहब, जो कि फॉर्मर एमडी हैं पेप्को के, और स्टूडियो में हमें दो नॉन पार्टिजन हम समझते हैं रिपोर्टर्स हैं। एक मुश्ताक घुम्मन साहब सीनियर रिपोर्टर हैं बिजनेस रिकॉर्डर के, ही इज़ ऑल्सो इनकी बीट है वाटर एंड पावर, और उनके साथ हैं ज़हीर अब्बासी साहब, इनकी बीट है इकोनॉमी और मोस्ट स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बशारत साहब, मैं आपसे शुरू करूँगी, आप बताइएगा कि ये क्या वजह थी कि सडनली द लोड शेडिंग पीक्ड अगेन एट 8000 मेगावाट एट वन पॉइंट। शुक्रिया जी। मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूंगा कि इसे समझने के लिए हमें जो डेटा है या नंबर्स को पहले क्रंच करना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि डिमांड कितनी थी और इसके बाद हमने जनरेशन मैक्सिमम कितनी की। तो हमने ये देखा कि रमजान के शुरू ही में डिमांड जो है वो टेम्परेचर्स के मुताबिक बढ़ती गई और एक वक्त वो 27,600 मेगावाट पे आ गई। आम फहम जुबान में कहिए कि 28,000 मेगावाट की डिमांड थी, जबकि उस वक्त जनरेशन जो सबसे ज्यादा थी पीक आवर्स में वो 20,000 हुई। तो ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट कर जाती है 8,000 मेगावाट के शॉर्टफॉल पे। जनरेशन में इजाफा बिल्कुल हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है डिमांड में भी बढ़ोतरी होनी थी। और खास तौर पे जब कोई भी हुकूमत ये ऐलान करती है कि हमने बिजली के मामले पे काबू पा लिया है और इसके बाद जनरेशन जो है बहुत ज्यादा होगी और कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री जो है उसमें भी नई मशीन्स लग जाती हैं, एग्रीकल्चर के ट्यूबवेल्स के लिए अप्लाई कर दिया जाता है
और इन सब से भी कहीं ज्यादा जो है वो एयर कंडीशनिंग में पाकिस्तान में जोर लगता है। गर्म मुल्क है, इसलिए आप हैरान होंगे कि 2017 और 2018 में 8-8 लाख एयर कंडीशनर जो है लोगों ने इस्तेमाल किए। तो इसलिए एक सवाल इसी के हवाले से मैं करना चाहूंगी कि ये जो डिमांड है जो आप कह रहे हैं कि वो बढ़ जाती है, बट इजंट दैट अ नॉर्मल नेचुरल प्रोग्रेशन एंड शुड हैव बीन फोरकास्ट? ये तो अभी आप ध्यान में रखिए कि अभी ये सप्रेस डिमांड है, क्योंकि जब से ये मतलब जब 2 से 3 साल तक बिल्कुल 100% जो डिमांड है पाकिस्तानी वो सैशिएट होगी, जनरेशन जो है मौजूद होगी और लोड शेडिंग नहीं होगी, तो फिर आप ये देखिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान में यानी कि कराची से ऊपर जो है हमारे पास सप्रेस डिमांड जो है वो 10,000 मेगावाट के करीब है, जबकि कराची की सिर्फ जो है 2,000 मेगावाट है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि जब जी बशारत साहब, बट जो सप्रेस डिमांड है दैट इज नॉट राइट नाउ द रीजन फॉर लोड शेडिंग। सो इफ वी कम बैक टू द लोड शेडिंग इशू, इतनी ज़्यादा आपका ख्याल में कि किस तरह हो गई है कि क्या ये गवर्नमेंट जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकी डिमांड एक्यूरेटली? वुड दैट बी अ फेयर असेसमेंट? मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि पाकिस्तान में एक और फिनोमेना भी है, जो जनरलिस्ट है सिविल सर्वेंट जो है उसके जिम्मे ये काम लगा दिए जाते हैं जबकि ये प्रोफेशनल के जिम्मे होने चाहिए। और जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाते। यानी कि मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ तो कह दिया कि हमने कमाल कर दिया। मसलन हमारे पास हर साल जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीने ऐसे आते हैं कि इसमें पहले भी लोड शेडिंग बहुत कम हुआ करती थी, बल्कि कई ऐसे भी मौके आए कि जब नहीं होती थी। तो जब ये मौका आया तो कह दिया कि हमने इसे लोड शेडिंग को ओवर पावर कर दिया। इस तरह होता नहीं है। और ये नॉर्मल डिमांड है। अभी इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि सप्रेस डिमांड जो है अभी तक मौजूद है, वो अभी आनी है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करूं, बहुत ही जरूरी है कि पावर क्राइसिस में से निकलने के लिए इसके 3 फैसेट्स होते हैं। जनरेशन, हाँ उसमें कुछ काम हुआ, इसके बाद जो ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं उस पर भी काम नहीं हुआ। तो ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स थे ट्रांसमिशन के और डिस्ट्रीब्यूशन के, उन्होंने भी लोड शेडिंग में ऐड किया। ओके, ऑलराइट, I'll come now to the studio and घुमन साहब आप बताइएगा, इन्होंने ट्रांसमिशन का जिक्र किया और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जिक्र किया। These are very very major issues and we have been talking about them for a long while. Why did the PML Nawaz government fail to deal with this? इन्होंने कोई holistic approach तो नहीं ली फिर? बेसिकली उनकी गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस जो था कि जनरेशन भी रहा है, इन ट्रांसमिशन ज़्यादा या बिल्कुल ही नहीं रहा। नहीं, ज़्यादा रहा, किया तो है लेकिन इतना नहीं किया, क्योंकि सिस्टम में ओवरहाल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का और जो ट्रांसमिशन का उसके लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 बिलियन डॉलर चाहिए थोड़ी। और इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है 2 इदारे आपके साथ कर रहे हैं, या तो एडीबी पैसे दे रहा है या उसके लिए वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो इतने पैसे तो वो भी नहीं दे सकते। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ट्रांसमिशन से तो लाइन तो बचाने के लिए कर रहे हैं, ओनली फॉर जनरेशन। जी, वो जनरेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, लेकिन इस सिस्टम के लिए ऊपर ये पैसे नहीं खर्च कर रहे। और ये जब तक इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, 1 साल में करें, 2 साल में करें, 3 में करें, तब जाके ये सिस्टम जो पूरा जो है वो रिवाइटलाइज होगा। और तभी वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक है ख़वातीन हज़रात। मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है घुमन साहब ने कि अनलेस यू इन्वेस्ट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच। और मेरे ख्याल में PML नवाज गवर्नमेंट जो थी वो ये लेने में कामयाब नहीं हुई। ब्रेक लीजिएगा, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उस पे फोकस PML नवाज गवर्नमेंट का नहीं रहा। आई नाउ कम टू अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, आप मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे पहले कहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कितना हाथ होता है, कितना उनकी इंटरवेंशन होती है टू कीप द पावर सेक्टर सस्टेनेबल? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो
सर्कुलर डेट है उसमें तो वो सर्टेनली बहुत सर्कुलर डेट इज डेट व्हिच इज इंटरनल टू द पावर सेक्टर, वो जो होता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं उनको पैसे नहीं दे रहे लोग, जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उनको, मतलब इट्स लाइक अराउंड उसमें जितना भी वो उनको डेफिसिट नजर आता है वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करती है, वो फाइनेंसिंग। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जी उनको देती है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल को पीरियोडिकली रिलीज करती है ताकि हम जो फ्यूल है, मेजर फ्यूल है ऑयल, वो तो इंपोर्ट कर सकें। जी जी, उस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उनका तो बड़ा क्रिटिकल रोल होता है और वो इनको बेल आउट, क्या टोटल वैल्यू इस वक्त जो सर्कुलर डेट जो लेटेस्ट इन्होंने छोड़ा है, पिछले को तो जो एक पावर कंपनीज में पार्क है वो तो ऑलरेडी है, लेटेस्ट 525 से क्रॉस कर रहा है, 525 बिलियन रुपीस जो है जो इन्होंने इनहेरिट किया था, वो है जो 525 बिलियन रुपीस जो है वो एक्चुअल सर्कुलर डेट है, और जो इन्होंने डेट पार्क किया हुआ है पावर होल्डिंग कंपनी में, दैट इज अनदर, वो भी 500 है, तो ट्रिलियन से ऊपर ज्यादा डेट है, और ये डेट जो है ये काउंट नहीं करते बजट डेफिसिट कैलकुलेशन में, बिल्कुल वो बुक्स में काउंट नहीं करते, व्हिच इज अगेन नॉट क्वाइट दैट कोशर। तो इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अब ये जो केयर टेकर है, अगर ये जो सर्कुलर डेट जो बढ़ता चला जा रहा है, आपने कहा कि ट्रिलियन से ज़्यादा है, तो टेल मी समथिंग, विल दिस विल द केयर टेकर्स, आर दे टेम्प्टेड टू रिलीज मनी, मतलब 10-15 बिलियन तो करते थे ना पीएसओ को ऑन नॉर्मल बेसिस, वो कोई है अटेम्प्ट करने का? उसमें असल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि जो कलेक्शन होती है उसका एक जो पोर्शन है वो डायरेक्टली जो है वो उनको पीएसओ को पे कर दिया जाता है, और कुछ जो है फिर जो सब्सिडी जो डिस्कोस कलेक्ट करती हैं उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो पीएसओ को पे कर देते हैं फॉर पास्ट पेमेंट्स जो ड्यू हैं। जी, और फिर दूसरा होता है सब्सिडी का। सब्सिडी के भी डिस्को जो है वो अपने क्लेम्स भिजवाती हैं फाइनेंस के पास, फिर वो वेरीफाई होते हैं, फिर जब अमाउंट रिलीज होती है तो फिर वो उनको पेमेंट करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो तो बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्टली आल्सो सब रिलीजेस पेमेंट टू पीएसओ, पर वो करती इन्हीं के कहने, जब तक पावर मिनिस्ट्री है या डिवीजन ना करे, चोक अपना हो जाए, जी उस वक्त तक वो नहीं करते, वो डायरेक्ट करते जरूर हैं, लेकिन ये लिख के देते हैं कि इनको इतना कर दे, बाद में इसमें एडजस्ट कर लेंगे जब हमारी आएंगी तो बट सर्कुलर डेट जो है वो अगर चोक कर दे वो पूरे पावर सेक्टर को, तो उससे भी जनरेशन जो है वो अफेक्ट होती है। बिल्कुल, ये अभी पीछे जो हो रहा था सिलसिला इस गवर्नमेंट के पहले से, तो ये इतना हो गया था, तो ये कह रहे थे जी हम कुछ करके जाएंगे, वी डोंट नो कि उन्होंने कुछ किया है उसमें या नहीं किया, बहुत सारी चीजें जो है वो अभी रिवील नहीं हुई हैं, और केयर टेकर्स जो हैं वो दे आर बीइंग वेरी केयरफुल बिकॉज दे डोंट वांट टू बी सीन कि हम प्रो पीएमएल या एंटी पीएमएल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्यों चीमा साहब, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस सर्कुलर डेट? मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा जी कि जैसे जनरेशन की हमने बात की, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, इसकी जो तीसरा पिलर है वो है सस्टेनेबिलिटी या इकोनॉमिक वर्किंग ऑफ द पावर सेक्टर। तो ये जनरेशन के लिए तो कुछ काम हुआ ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के लिए काम हुआ ना, ही इसकी सस्टेनेबिलिटी पे काम हुआ। हालांकि आप ध्यान में रखिएगा कि 2013 में जो रिसीवेबल्स थे पावर सेक्टर के वो 423 अरब थे, जो कि इस वक्त 870 अरब रुपए हो चुके हैं। सो एक्चुअली परफॉर्मेंस आप जो कह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी वो ज्यादा इरोड हुई है ये 5 साल में। जी, बहुत ज्यादा इरोड इसलिए हो गई है कि टैरिफ जो है वो तकरीबन 7.5 रुपए से 14 रुपए पे आ गया औसतन, यानी कि उसे बढ़ाया गया। डार इकोनॉमिक्स के तहत बहुत सारे लॉसेस जो हैं वो पाकिस्तानी कस्टमर, बल्कि पाकिस्तानी जो कंप्लायंट कस्टमर है उसे पास ऑन किए गए, लेकिन रोना ये है कि जो कलेक्शन है वो बहुत गिर गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसे कहते हैं टकसाल तो है नहीं कि जो चीज निकली वो दे दी गई। अच्छा, इसमें क्या वजह है कि ये क्यों जिसे कहते हैं कि टैरिफ भी बढ़ाना पड़ा और इसके बाद सस्टेनेबिलिटी या इकोनॉमिक्स भी खराब हो गए? इसलिए कि जितनी नई जनरेशन कॉन्ट्रैक्ट की गई है वो महंगी है।
वो बास्केट प्राइस जो हमारी है उससे ज्यादा है। फर्ज कीजिए कि बास्केट प्राइस हमारी जो है 6 रुपए थी, तो जितनी भी नई जनरेशन जो है 10,000 मेगावाट तक, जिसमें से कुछ आ गई और बाकी अभी आएगी, उसकी जो जनरेशन है वो है ही, जिसे कहते हैं कि 9 रुपए 9.5 रुपए इस वक्त है जी LNG की, और इसके बाद सोलर जब जाएगा वो 16 पे जाएगा, इसी तरह विंड जो है वो भी 16 पे जा रहा है। तो इस वजह से रेट कम नहीं हो सकते, वो आम सारिफ की बसात से कहीं बाहर है। और इसके बाद हुआ ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट की आउटरीच होनी चाहिए थी सिंध गवर्नमेंट के साथ, बलूचिस्तान के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ, वो नहीं रही, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी नहीं थी। इस वक्त आप अंदाजा लगाइए कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी तकरीबन 150 अरब रुपए देने हैं। आप इससे जरा अंदाजा लगा लीजिए, यानी कि जोर सिर्फ जनरेशन पे लगाया, बाकी किसी चीज पे नहीं है। और हालांकि अभी हम सब्सिडी की बात कर रहे थे, सब्सिडी रिड्यूस कर दी गई है, टैरिफ बढ़ाया गया, उस पर सर चार्जेस लगाए गए हैं जो इनएफिशिएंसीज हैं, और इसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस हैं, जो पावर होल्डिंग कंपनी में पैसा पड़ा हुआ है उस पर भी हमने सूद देना है, वो भी आम लोग दे रहे हैं। Oh my तो God. मकसद क्या हुआ? जी, I'll take a short इशू मैनेजमेंट का। जी बशार साहब, I'll take a short break here. Please stay with us, ख़वातीन हज़रात. We'll take a short break now. जनरेशन पे, और जनरेशन पे भी आप कह रहे हैं कि बहुत ही महंगी बिजली थी compared to what we had before. जी इस तरह है कि मैं जो पहली बास्केट की मैं बात कर रहा था, उसमें कुछ महंगी बिजली भी होगी पुरानी स्टेशंस की, लेकिन उसमें क्योंकि हाइड्रो जनरेशन थी, वो मिला के जब हिसाब लगाया जाए तो जितने नए कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं पावर हाउसेस, उनकी बिजली से वो कहीं सस्ती है। नतीजतन जब बास्केट में एक महंगी बिजली ऐड होगी तो आगे ही जाएगी, कम तो नहीं हो सकती। और इसके बाद जब इशू ये है जी कि किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, क्योंकि नॉन प्रोफेशनल्स थे जो इस सेक्टर को देख रहे थे। यानी कि आप इमेजिन कीजिए कि वापडा का काम जो है वो उठ के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में चला गया, जो अब पावर डिवीजन बन गई है, और वो बेचारा सिविल सर्वेंट जो जनरलिस्ट वहां बैठा हुआ है उसके जिम्मे लग गया कि आपने लोड शेडिंग करानी है, नंबर 1, नंबर 2 आपने पावर हाउसेस भी चलवाने हैं, और नंबर 3 लोगों को खुश भी रखना है। तो आप मुझे ये बताइए कि वो बेचारा क्या कर सकेगा। हालांकि एक बड़ा हॉरेंडस टूल भी इस्तेमाल किया गया जो हुकूमतें नहीं करती, बहरहाल प्राइवेट एंटरप्राइज तो हमेशा करता आया है, वो है रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग। उसमें किया क्या गया कि जहां 10% से कम लॉसेज हैं वहां मिनिमम लोड शेडिंग, या जब बिजली हो तो लोड शेडिंग नहीं होगी, इससे ज्यादा जहां लॉसेज होंगे वहां दबा के लोड शेडिंग की जाएगी। अब हुआ क्या कि जो सिस्टम है खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का, सिंध का, क्योंकि वहां ह्यूज स्वैप्स ऑफ एरियाज जो है वो बिजली के बगैर थे, लाइनें भी लंबी हैं, सिस्टम भी कमजोर है, तो वहां लॉसेज वैसे भी यानी कि टेक्निकल लॉसेज भी ज्यादा है। चोरी और सीनाजोरी तो एक अलग इशू है। तो हुआ क्या कि सारी लोड शेडिंग जो है वो 3 सूबों में एक लिहाज से हो रही है, और नेशनल कोहेजन के इश्यूज भी क्रिएट हो गए। ये जो चीज थी, ये रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग की, ये के इलेक्ट्रिक ने स्टार्ट की, लेकिन वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज था, मैं उसके बोर्ड पे था, वहां झगड़ा होता था कि ये आप ना करें, ये लोगों के साथ ज्यादती। अब इमेजिन कीजिए कि कराची डिफेंस में कोई लोड शेडिंग नहीं, जबकि हब चौकी, इसके बाद उथल, विंडर, ये छोटे छोटे शहर हैं जो के इलेक्ट्रिक की ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं बलूचिस्तान के, वहां बिजली पहुंचती ही नहीं थी। और कराची के भी जो डिप्रेस्ड एरिया से वहां भी बिजली नहीं दी जाती। तो के इलेक्ट्रिक तो कर सकता है, मुल्क को तो नहीं करना चाहिए। जी सही है। ओके, घुमन साहब, आई विल कम टू यू, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन